हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं केवीएस मदन सर का यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो किताब है लेटेस्ट एडिशन यानी कि 8 नंबर एडिशन। तो उस किताब में से हम लोग समझेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। इससे पहले यूनिट 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो है उसमें इतना सारा मुझे प्यार देने के लिए और इतना सारा भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच आप लोग को। तो इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं लेक्चर का तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इम्पैक्टिका क्लास है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी में मैं अपलोड कर देता हूँ जो पीडीएफ होता है लेक्चर का। फिर हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च अगर देखा जाए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में ही है रेस्ट ऑफ द चैप्टर। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च अगर देखा जाए तो पहले हम लोग करते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि हम लोग देख रहे टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है, टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉब्लम। फिर हम लोग करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी किताब से आपके एनवायरमेंटलिस्ट ने लिखे हैं या फिर जो फिर टाइगर पॉपुलेशन पे लिखा हुआ है या फिर जितने भी वेबसाइट्स है, ब्लॉग्स है, जो भी है आपके लिटरेचर है जो टाइगर्स के पॉपुलेशन के बारे में लिखा हुआ है या फिर गवर्नमेंट के वेबसाइट है या फिर टाइगर्स के पॉपुलेशन के बारे में या फिर जंगल के बारे में जितना भी आपको लिटरेचर मिलेगा उसके बारे में आप पढ़ाई करोगे। तो इसे बोला जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर आप अपने रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है उसे डिसाइड करोगे कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो किस कारण से कर रहे हो। इसे कहा जाता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव कि आपका रीजन क्या है। तो यहाँ पर आपका रीजन क्या हो जाएगा कि आपको रीजन प्रॉब्लम जो है कि टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है इसे फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव। फिर आप रिसर्च डिजाइन सिलेक्ट कर दो। रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, आपको जो रिसर्च है उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का क्या सिस्टम होगा इससे ही कहा जाता है आपका रिसर्च डिजाइन। जैसे कि मान लीजिए पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है टाइगर्स का, इसे समझने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपने डिसाइड किया कि पहले मैं लोकल लोग जो है उनसे बात करूंगा। उसके बाद जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनसे मैं फॉरेस्ट के जो गार्ड होते हैं उनसे मैं बात करूंगा। फिर वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। फिर वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन है उनको देखूंगा कि वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से दिया गया कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिसर्च डिजाइन। फिर आते हैं हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का मतलब, हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक स्टेटमेंट देना। रिसर्चर जब इतना सारा फैक्ट कलेक्ट कर लेता है तब उसके बाद एक स्टेटमेंट जब वो देता है उसे कहा जाता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। मान लीजिए रिसर्चर जो है वो क्या कहता है कि टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस एरिया में आपका जो इलीगल हंटिंग है या फिर पोचिंग एक्टिविटीज है वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका हाइपोथेसिस। फिर हम लोग कलेक्ट करेंगे जितना भी डाटा है, तो ये हम लोग लोकल लोग से पूछेंगे, फॉरेस्ट गार्ड से डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर एनालाइज करेंगे, समझेंगे उस डाटा के बारे में। जैसे मान लीजिए इंटरप्रेट करेंगे डाटा को। जैसे मान लीजिए जो लोकल लोग हो रहे हैं वो आपके हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन दो मेन कारण है। तो 10 लोग कह रहे हैं कि हंटिंग के वजह से हो रहा है और 2 लोग कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। वैसे ही हम लोग जब फॉरेस्ट गार्ड से पूछ रहे हैं तो 20 लोग कह रहे हैं हंटिंग के वजह से हो रहा है और 4 लोग कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। तो हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं डाटा के कि मेजॉरिटी क्या कह रही है कि टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है, तो वो हंटिंग के वजह से कम हो रहा है। और लास्ट में हम लोग इसके बारे में रिपोर्ट लिखते हैं और प्रेजेंट करते हैं जो भी हम लोग ने डाटा फाइंड आउट किया है। तभी हम लोग समझेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस अगर देखा जाए तो हाइपोथेसिस आपके 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और दूसरा होता है आपका नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की अगर बात की जाए तो इसे हम लोग H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि आपका कोई चेंज है। जैसे कि यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है, टाइगर्स के पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन हंटिंग। और नल हाइपोथेसिस जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपके H0 से, वो हम लोग को कहता है कि कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या कहेगा कि टाइगर्स के पॉपुलेशन और हंटिंग के बीच में आपका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का नल हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, आपका किसी चीज को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे टाइगर्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, वो हो रहा है आपके हंटिंग के वजह से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का डिस्क्रिप्टिव। दूसरा है आपका रिलेशनल। रिलेशनल क्या हाइपोथेसिस होता है
ये भी आपका इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किसी चीज, दोनों चीज के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। जैसे टाइगर्स का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि हंटिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों चीज के बीच में जब रिलेशन दिखाता है तो वो हो जाता है आपका रिलेशनल। और किसी सिचुएशन को जब सिर्फ डिस्क्राइब किया जाता है उसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव। और आखिर में आता है आपका एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, पर इसका कारण मुझे खोजना है। तो किसी सिचुएशन को जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं थ्रू हाइपोथेसिस, उसे कहा जाता है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को हम लोग को टेस्ट करना पड़ता है, कौन सा हाइपोथेसिस सही है और कौन सा हाइपोथेसिस गलत है। तो हम लोग ने पहले ही पढ़ा था नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में। तो इसमें दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है आपका टाइप 1 एरर और दूसरा आपका टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर जो होता है, टाइप 1 एरर में क्या होता है, जो नल हाइपोथेसिस होता है वो आपका करेक्ट होता है। कि नल हाइपोथेसिस कहता है कि कोई भी चेंज नहीं है, जैसे टाइगर्स के पॉपुलेशन और हंटिंग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये नल हाइपोथेसिस आपका सही होता है। पर रिसर्चर अपने काम को दिखाने के लिए ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को दिखाना चाहता है कि हाँ मैंने काम किया है और मुझे ये कारण मिल गया है। तो इसलिए वो जबरदस्ती क्या करता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को जो है उसे सही दिखाता है और नल हाइपोथेसिस को वो जानबूझ के इग्नोर करता है और नल हाइपोथेसिस को गलत दिखाता है। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, आपका फॉल्स पॉजिटिव या फिर कहा जाता है आपका अल्फा एरर। तो ये होता है आपका टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है, आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत होता है। नल हाइपोथेसिस क्या था कि जंगल में आपके शेर जो है वो उनका पॉपुलेशन और आपका हंटिंग एक्टिविटीज का कोई रिलेशन नहीं है। पर नल हाइपोथेसिस जो है आपका गलत होता है, पर तब भी हम लोग नल हाइपोथेसिस को जो है उसे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है, आपका फॉल्स नेगेटिव या फिर आपका कहा जाता है बीटा एरर। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर जो है ये एग्जैक्टली आपका ऑपोजिट होता है। तो आप जब नोट्स बनाएंगे एक साइड पे लिखिएगा टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर, और दूसरे साइड में लिखिएगा टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर जो भी आप लिखिएगा उसका डायरेक्टली ऑपोजिट होगा आपका टाइप 2 एरर। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्केल। तो स्केल से क्या मेजरमेंट किया जाता है, तो मेजरमेंट करने के लिए रिसर्च में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स का यूज किया जाता है। पहला है आपका नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है, सिर्फ हम लोग जो नाम से होता है नॉमिनल, आप याद रख सकते हैं, सिर्फ हम लोग जो नाम से देखते हैं उसे कहा जाता है आपका नॉमिनल। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास में मैथ में हाईएस्ट मार्क्स किसको मिला है, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट जो है उसमें हाईएस्ट मार्क्स किसको मिला है। तो हम लोग देखेंगे सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है सीता को, सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स मिला है आपके गीता को, और थर्ड हाईएस्ट मार्क्स मिला है आपके रीता को। तो ये क्या हो गया आपका नॉमिनल स्केल, कि हम लोग को सिर्फ नाम पता है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया और थर्ड कौन आया। तो ये क्या हो गया नॉमिनल स्केल। सेकंड में आते हैं हम लोग ऑर्डिनल स्केल। हम लोग जब ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब ये हो जाता है आपका ऑर्डिनल स्केल। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर कौन है, सीता, सेकंड कौन है, गीता, और थर्ड कौन है आपका रीता। नॉमिनल स्केल में हम लोग ने क्या देखा, सिर्फ स्टूडेंट्स का नाम देखा था कि क्लास में 3 स्टूडेंट है, पहली है सीता, दूसरा स्टूडेंट है गीता और तीसरा स्टूडेंट है आपका रीता। हम लोग सिर्फ नाम देखते हैं, या फिर हम लोग अगर जेंडर देखें तो क्या है, सीता है गर्ल, गीता है गर्ल, और रीता भी क्या है गर्ल। तो ये हो गया हम लोग का नॉमिनल स्केल। या फिर हम लोग सीता का अगर देखें कि एज जेंडर कितना है, एज कितना है, इसका एज मान लीजिए है आपका 10 ईयर्स, गीता का एज है आपका 10 ईयर्स, रीता का एज है आपका 10 ईयर्स। तो ये हो गया आपका नॉमिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, जब हम लोग इसको अरेंज करते हैं। मान लीजिए हम लोग मैथ में हाईएस्ट मार्क्स देख रहे हैं, तो मैथ में हाईएस्ट मार्क्स किसको मिला है, तो मान लीजिए मैथ में हाईएस्ट मार्क्स मिला है सीता को, फिर सेकेंड हाईएस्ट मिला है गीता को, और थर्ड हाईएस्ट मार्क्स जो मिला है वो मिला है गीता को। तो हम लोग जब ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब उसे कहा जाता है आपका ऑर्डिनल स्केल। फिर हम लोग आएंगे इंटरवल स्केल पे। इंटरवल स्केल में क्या होता है, हम लोग को एग्जैक्ट गैप रखना पड़ता है। मान लीजिए मैथमेटिक्स में सीता को कितना मिला है, तो सीता को मिला है आपका 80, गीता को कितना मिला है, गीता को मिला है आपका 70, और रीता को कितना मिला है, रीता को मिला है आपका 60। तो ये हो जाएगा हम लोग का इंटरवल स्केल। क्योंकि आप देख सकते हो कि बीच में जितना भी गैप है वो सब एक गैप कितना है, तो 10 मार्क्स का गैप है। तो ये हो जाएगा हम लोग का इंटरवल स्केल। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई स्केल यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर का स्केल, तो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में जितना गैप होगा उतना 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर के बीच में भी सेम गैप होगा। तो इसे कहा जाता है आपका इंटरवल स्केल। और आखिर में आता है आपका
रेशियो स्केल अगर देखा जाए तो आपका कीवर्ड जो है वो एग्जाम में दिया जाता है नो एब्सोल्यूट जीरो, या फिर दिया जाएगा आपका नो रियल जीरो। नो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे थे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर या फिर ये पेन का इंक कह सकते, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल में मैं टेम्परेचर भी देख सकता हूँ। टेम्परेचर में मैं मान लीजिए इंटरवल स्केल में ले रहा हूँ डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ -10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है टेम्परेचर, या फिर -20 डिग्री भी सेल्सियस हो सकता है टेम्परेचर। पर रेशियो स्केल में आपका कभी भी जीरो नहीं होता, इसमें कम से कम वैल्यू होगा आपका 1। तो ये होता है आपका रेशियो स्केल। जैसे कि हम लोग कोई मेजरमेंट अगर ले रहे हैं कि किसी का वेट कितना है, तो किसी का वेट अगर देखेंगे तो उसका मिनिमम वेट होगा आपका 1 kg, या फिर आपका 0.1 kg भी हो सकता है, 0.1 ग्राम भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का रेशियो स्केल, जहां पर हम लोग का जीरो का कोई एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, कभी भी कोई वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। इसे कहा जाता है आपका रेशियो स्केल। फिर हम लोग देखेंगे एटीट्यूडनल स्केल। एटीट्यूडनल स्केल पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है लाइकर्ट स्केल, जहां पर हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया को सेम वैल्यू देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कोचिंग क्लास में आप जाते हो, तो कोचिंग क्लास में आपको टीचर्स को इवैल्यूएट करने के लिए दिया जाता है। तो वहां पर आप इवैल्यूएशन में क्या क्या देखते हो कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है, कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है, जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको अच्छा लगा कि नहीं, आपको क्लासेस में कमेंट करने का या फिर क्लास में क्वेश्चन पूछने का मौका मिला है कि नहीं। तो इन सब का पॉइंट्स जो है वो 10 पॉइंट्स है। तो इसे कहा जाता है आपका लाइकर्ट स्केल। जब डिफरेंट क्राइटेरियाज पे आपका सेम वैल्यू दिया जाता है तो इसे कहा जाता है आपका लाइकर्ट स्केल। और थर्ड स्टोन अगर स्केल देखा जाए तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उन पे डिफरेंट आपका वेटेज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे वेटेज दिया जाता है 10, जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा उस पर आपका वेटेज दिया जाता है 5%, और कमेंट्स जो है उस पर आपका वेटेज दिया जाता है आपका 2%। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टोन स्केल, जहां पर आप डिफरेंट क्राइटेरियाज को जो है वो डिफरेंट मार्क्स से या फिर वेटेज से इवेल्युएट कर रहे हो। फिर आते हैं हम लोग गट वन स्केल पे। गट वन स्केल होता है आपके एक्सट्रीम वैल्यूज, यस या फिर डायरेक्टली नो। जैसे कि कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया तो यस, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपके नो। तो ये हो गया आपका गट्स वन स्केल, जो कि आपके एक्सट्रीम वैल्यूज को देखता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टडी डिजाइन। तो स्टडी डिजाइन जो होता है, हम लोग ने पहले ही बात किया था कि एक प्लानिंग करना पड़ता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर आपको एक स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ता है कि कब मैं क्या करूंगा, और फिर उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो ये होता है आपका स्टडी डिजाइन। फिर आपका नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स पहले ही हम लोग ने पढ़ा था, जो आपका गीता है, गीता को क्लास में कितना मिला है, तो सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स मिला है आपके मैथमेटिक्स में। तो ये हम लोग को कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग ने सभी स्टूडेंट से मार्क्स को इवेल्युएट किया है, तो उससे हम लोग को पता चला कि क्रॉस सेक्शनल में कितना मिला है गीता को। और वही लॉन्गिट्यूडनल अगर गीता का देखा जाएगा तो गीता इंटरव्यू में गई है, वहां पर उसका क्लास 10 का मार्क्स, 12 का मार्क्स, ग्रेजुएशन का मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स, सब कुछ देखा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल। फिर आपका रेफरेंस पीरियड। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब अगर आपके पास्ट में देखा जा रहा है, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हो गया, तो आपके फ्यूचर में देखा जा रहा है। जैसे यहाँ पर तमिलनाडु और पौंडीचेरी में आपका साइक्लोन आया था, तो अगर आप उसके साइक्लोन के बारे में रिसर्च करते हो अक्टूबर के महीने में, सॉरी यहाँ पर अगर आप रिसर्च करते हो इन द मंथ ऑफ, अगर आप रिसर्च करते हो इन द मंथ ऑफ जनवरी मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि ये जो साइक्लोन आया था ये आया था दिसंबर के महीने में। तो आप अगर पास्ट के बारे में कोई रिसर्च कर रहे हो तो ये हो जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव। और मान लीजिए आप सेम रिसर्च जो कर रहे हो वो कर रहे हो अक्टूबर के महीने में, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि साइक्लोन कब आने वाला है, तो साइक्लोन आने वाला है दिसंबर में, पर उसके बारे में आप पहले से रिसर्च कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका प्रोस्पेक्टिव। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल और दूसरा होता है आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, आपका रखा जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरा होता है आपका कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपके चेंजेस किए जाते हैं,
चेंजेस किए जाते हैं, और कंट्रोल ग्रुप में आपका नो चेंज। जैसे मान लीजिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि चाय पीने से आपके नींद पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 ग्रुप्स रखेंगे। मान लीजिए इस ग्रुप में मेरे पास है 10%, और सेकेंड ग्रुप में भी मैंने रखा है अपने पास 10%। हम लोग क्या करेंगे, पहले जो 10 लोग हैं उनको हम लोग चाय देंगे, और फिर हम लोग देखेंगे उनके स्लीप के ऊपर क्या इफेक्ट है। और दूसरे जो 10 लोग हैं उनको हम लोग देंगे कोई एक ब्राउन लिक्विड जो चाय की तरह दिखता है, और हम लोग बोलेंगे कि ये भी चाय है। तो उनका भी देखेंगे हम लोग, उनके नींद के ऊपर क्या इफेक्ट बढ़ रहा है। तो इससे हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि चाय सच में क्या नींद के ऊपर इफेक्ट देता है। तो ये हो गया हम लोग का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है, 2 ग्रुप्स रखा जाता है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल पे चेंजेस किए जाते हैं, कंट्रोल ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। और उससे हम लोग को पता चलता है कि सच में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या सच में इफेक्ट दे रहा है, या फिर ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं, और इसे एग्जाम्पल से समझाना होगा। प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है, मान लीजिए कोई पेशेंट अपने मन से सोच लिया कि उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और इस सर दर्द के लिए उसको दवाई चाहिए। तो ये पेशेंट का डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर समझ में आता है कि पेशेंट को कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ वो अपने दिमाग में सोच रहा है, इसीलिए उसको लग रहा है कि उसको ये बीमारी है। तो डॉक्टर ये डायरेक्टली ना बोल के उसे कोई भी दवाई नहीं देता है, मतलब मीठी गोली देता है, कोई भी ऐसा ही एक टैबलेट दे देता है, बोलता है कि इस दवाई से आपका जो बुखार है वो आपका ठीक हो जाएगा, तो प्लेसिबो इफेक्ट के वजह से जब वो दवाई खाता है तो वो क्या सोचता है, दवाई खाने की वजह से मेरा बुखार जो है ठीक हो गया। क्योंकि पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे बुखार है, डॉक्टर ने दवाई दिया है जो कि आपके फीवर के लिए है, तो मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है आपका प्लेसिबो इफेक्ट, जो रियल कोई इफेक्ट नहीं होता है, पर पेशेंट के सोच या फिर जो आपका ग्रुप होता है सब्जेक्ट के सोच के वजह से अगर किसी चीज के ऊपर इफेक्ट होता है तो उसे कहा जाता है प्लेसिबो। तो इसीलिए आपका कंट्रोल ग्रुप रखा जाता है, ताकि देखा जाए कि ये कोई प्लेसिबो इफेक्ट ना हो और रियल में इफेक्ट हो। इसे कहा जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब हम लोग समझेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। पहला है आपका एक्शन रिसर्च हम लोग ने पहले डिस्कस किया था डिटेल्स में, कि हम लोग जो कोई प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन देखते हैं, और फिर सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कोई चेंजेस करना है कि नहीं। फिर आते हैं हम लोग कोहर्ट स्टडीज पे। कोहर्ट स्टडीज का मतलब होता है कोई सिचुएशन में, जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा था कि साइक्लोन में हम लोग सबके बारे में पूछते हैं, सबसे जाके पूछेंगे क्वेश्चंस कि आपको साइक्लोन ने कैसे इफेक्ट किया। एक सिचुएशन में आप लोग मान लीजिए जाते हो तमिलनाडु और पांडिचेरी, वहां पर सभी लोगों से पूछते हो कि साइक्लोन ने उन पे कैसे इफेक्ट किया। तो ये हो गया कोहर्ट स्टडीज। फिर हम लोग ने डिटेल्स में पढ़ा कि प्लेसिबो डिजाइन क्या होता है।